नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 का आगमन आपके लिए काफी सुखमय होगा। और रही बात सिनेमा की, तो हमारा तो सिनेमा का आगमन हो चुका है साल का विद इन इंटरनेशनल फिल्म। हम बात करने वाले हैं सोनिक द हेजॉग 3 की, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, जो लोग 80 और खासकर 90 के दशक में पैदा हुए हैं या बड़े हुए हैं, उस दौर में तो खैर या तो युवा स्पोर्ट्स देखता था या फिर एक वीडियो गेम कल्चर भी आया था 90s में। ज्यादातर लोग तो खैर वीडियो गेम पार्लर में जाके खेलते थे। और जो लोग अफोर्ड कर सकते थे गेमिंग कंसोल, ऑब्वियसली वो अपने घर में बैठ के खेलते थे। और उसी दौर में मुझे, हालांकि मुझे इतना शौक नहीं था वीडियो गेम्स का, पर ये जो कैरेक्टर्स है या जो गेमिंग कंपनियां हैं, अटारी, निंटेंडो एंड सेगा, देयर वाज आल्सो एक कंपनी जो मॉर्टल कॉम्बैट के गेम्स बनाती थी, इन सब का मैंने सुना था। आई प्लेड सम ऑफ दीज गेम्स बट आई वाज नेवर अ गिस्मो फ्रीक। पर आज अगर आप देखें तो ये किसी कोई चमत्कार से कम नहीं कि ये जो हमारे वीडियो गेम के आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं, अब उनके ऊपर फीचर फिल्में बनती है। पहले तो सिर्फ एनिमेशन में अगर बनती थी, लेकिन अब लाइव एक्शन आने के बाद तो फिर तो दर्शकों के लिए एक बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें ऑब्वियसली एक नॉस्टैल्जिया है ही पुराने लोगों के लिए, बट नए लोगों के लिए भी ये मेरे ख्याल से बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस है। वीडियो गेम्स की बात करें तो उस दौर में अटारी और निंटेंडो हमेशा आगे रहते थे। और निंटेंडो का जो सबसे प्रसिद्ध कैरेक्टर है मारियो ब्रदर्स, उनके ऊपर तो जो पहली फिल्म बनी थी वो थी 1993 में। आई एम अज्यूमिंग कि वो एक एनिमेशन फिल्म थी। और फिर कई साल के बाद उसके उसके ऊपर एक लाइव एक्शन फिल्में भी बनी हैं। बट बात अगर हम करें तो सेगा की, तो फिर सेगा का जो सबसे लोकप्रिय किरदार है वो है सोनिक द हेजॉग। और इसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए काफी देर लगी है। 2020 में डायरेक्टर जेफ फाउलर और उनके राइटर्स, उन्होंने पहली एक फिल्म बनाई, उसकी सफलता के बाद एक दूसरी फिल्म आई और अब आई है सोनिक द हेजॉग 3। भारत में तो ये 3 जनवरी को रिलीज हो रही है, लेकिन विदेश में तो ये 20 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। मैंने पहली और दूसरी फिल्म देखी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ पढ़ा है, खासकर जो सेकंड फिल्म है, कहानी जो तीसरी फिल्म की है कुछ दूसरी फिल्म से भी थोड़ा सिमिलैरिटी है। बेसिकली अगर आप देखें दूसरी और तीसरी फिल्म की जो कहानी है, इट ओरिजिनेट्स एक बदले की भाव, उससे ये कहानी निकल के आती है। अच्छी बात यह है कि इन तीनों फिल्मों में डायरेक्टर साहब वही है, जेफ फॉलो, राइटर्स भी वही है। और जो हमारे सोनिक द हेजॉग है, फिर जो उनके साथी है टेल्स एंड नकल्स, नकल्स हैड बेसिकली जॉइन फ्रॉम द सेकंड फिल्म। और हमारे आप यहाँ देखें तो जो uh, हमारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, वो आवाज़ें तो सेम है। देयर इज बेन श्वार्ट्ज, और फिर टेल्स है एन एक्टर कॉल्ड कोलिन ओशॉनेसी एंड नकल्स, उसकी आवाज़ दी है इड्रिस एल्बा ने। रही बात जो लाइव एक्शन की कास्ट है, बेसिकली द ह्यूमन कास्ट है, उसके अंदर हमारे जिम कैरी साहब, इज बीन पार्ट ऑफ ऑल 3 फिल्म्स। और अब इस एनिमेटेड किरदार में आप देखें तो हमारे कियानो रीव्स, वो भी जुड़ गए हैं इस फ्रेंचाइज से। जैसे कि मैंने पहले कहा कि तीसरी फिल्म की कहानी भी एक बदले के भाव से निकलती है। सो वी हैव शैडो द हेजॉग, दैट्स वॉइस्ड बाय कियानो रीव्स। और ये एक सुपर विलेन है जो 50 साल के बाद एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन, उसे ये तोड़ के अब इसे बदला लेना है कि 50 साल पहले जो इसकी सबसे प्रिय मित्र थी, एक लड़की मारिया, उसकी एक हादसे में मौत हो गई थी। अब इस हादसे के जो जिम्मेदार हैं शैडो, उस उन लोगों से बदला लेना चाहता है। दिलचस्प बात इस तीसरी फिल्म की यह है कि जो जिम कैरी का जो कैरेक्टर है इवो रोबोटनिक, जो पहली 2 फिल्मों में मेन सुपर विलेन है, और तीसरी फिल्म में कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि यहाँ पे हमारे रोबोटनिक साहब को हाथ मिलाने पड़ते हैं सोनिक, टेल्स और नकल से, इन ऑर्डर टू फाइंड एंड ट्रैक डाउन शैडो द हेजहॉग। अब इस खोज में शैडो तो मिलते ही है, लेकिन हमारे इवो रोबोटनिक, दैट्स प्लेड बाय जिम कैरी, और इन्हें भी कुछ एक सरप्राइज फैक्टर मिलता है, जहाँ पे उन्हें पता नहीं था कि कभी भी उनके कोई रिश्तेदार जिंदा है। एंड बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक नहीं 2 एगमैन हमको देखने को मिलते हैं। पहला तो है इवो रोबोटनिक, और फिर वो मिलते हैं अपने दादा जेरल्ड रोबोटनिक से, दैट्स ऑब्वियसली आल्सो प्लेड बाय जिम कैरी। शुरू की कहानी आपको ये एहसास देती है कि इवो रोबोटनिक सोनिक के साथ हाथ मिला रहे हैं, लेकिन फिर जब ये खुलासे होते हैं तो नाउ सोनिक, टेल्स
and Knuckles have to confront with not just Shadow, but though Eggman in one in Ivo Robotnik and his grandfather Gerald Robotnik. I'm repeating myself for the third time. कहानी में इतना कुछ नयापन नहीं है और सच बताऊं तो मुझे जो फिल्म का पहला हाफ है वो इतना कुछ खास लगा नहीं, काफी ड्रैग लग रहा था और somehow मैं तो खैर पहली बार देख रहा हूँ इस फ्रेंचाइज की किसी फिल्म को एंड आई वाज रादर आई वुड से नॉट दैट इम्प्रेस्ड। जो प्रोटैगनिस्ट वॉइस कास्ट में जो है मेन तो वही कि जो सोनिक की आवाज़ दे रहे हैं बेन श्वार्ट्स और फिर टेल्स की जो आवाज़ दे रहे हैं दैट्स कोलिन ओशॉनेसी एंड सरप्राइजिंगली इड्रिस एल्बा। वैसे तो दमदार एक्टर है लेकिन ये कैरेक्टर नकल्स या फिर इवन हिज वॉइस परफॉर्मेंस वो मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी। फिल्म की जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसके एंटैगनिस्ट। पहला तो है शैडो और फिर हमारे जिम कैरी साहब जो ऑब्वियसली दो एगमैन के किरदार प्ले कर रहे हैं। कि एनो रीव्स ये पहली बार नहीं है कि इस सीजन एक्टर ने किसी एनिमेटेड फिल्म में वॉइस ओवर दिया होगा। मैं पढ़ रहा था इनके बारे में कि 2003 में मैट्रिक्स की सफलता के बाद एक एनिमेशन फिल्म भी आई थी एंड ऑब्वियसली कियानो रीव्स वॉइस फॉर द लीडिंग कैरेक्टर नियो। और फिर 2019 में टॉय स्टोरी आई थी जहाँ पे इन्होंने एक स्टंटमेंट बहुत ही अजीब और गरीब स्टंटमेंट कबूम उसके लिए वॉइस ओवर दी थी एंड देन ऑल्सो ही वॉइस्ड फॉर अ टर्टल कैरेक्टर सेज इन स्पॉन्जबॉब फिल्म जो 2020 में आई थी। ये जो कैरेक्टर है शैडो इसकी डिजाइन अच्छी है लेकिन इसमें जो जान डालते हैं वो है हमारे कियानो रीव्स बिकॉज वो बिल्कुल अपने किरदार जो उसके इमोशंस है या फिर मैं कहूँ बिल्कुल अंदर से वो टूट चुका है। बस उसके पास जीने का बस एक ही मकसद है वो है बदला और जो एक इंटेंसिटी एग्रेशन जैसे किरदार में होना चाहिए वही चीज आपको कियानो रीव्स उनकी आवाज में सुनने को मिलती है। सो बेसिकली इमोट्स हिज कैरेक्टर वेरी वेल। जिम कैरी वेरी पॉपुलर एक्टर इन द 90s। मुझे याद है मेरे बचपन में ही वाज मेमोरेबल फिल्म्स लाइक द मास्क, डम एंड डबर एंड ऑल्सो एस वेंटुरा। ज़्यादातर तो ये कॉमेडी ही करते हैं और शुरू में तो खैर इनकी जो फिल्में और किरदार थे वो बहुत अच्छे लगते थे। फिर एक फेज ऐसा है इनकी लाइफ में जहाँ जो इनकी खासकर आई थिंक जो 2000 में अगर आप इनकी फिल्म देखें तो वो इतनी कुछ खास नहीं थी और ऐसी भी इनकी आलोचना रहती थी कि अब जिम कैरी उनकी कॉमेडी खासकर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशंस वो थोड़े मोनोटोनस होने लगे हैं। सच बताओ तो इस सोनिक में भी आप देखें वो थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंट है बट आई थिंक इस किरदार इसकी खूबी वही है। अब डिजाइन में आप देखें दोनों किरदार शक्ल में तो बिल्कुल एकदम से आई थिंक दर्शकों को वो अपील करते हैं और जेरल्ड और इवो इनकी मूछें रंग अलग है, इनकी उम्र अलग है लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आप इनको बिल्कुल अलग नहीं कर पाओगे। इवो को तो घर पहले नहीं पता था कि उनके खानदान में कोई है अभी भी जिंदा और फिर जब दादा और पोते का जो मिलाप होता है वो बड़े मजेदार बहुत ही फनी सीन्स है। सही मायने में तो कहूँ तो मोर देन दादा पोता आपको इन दोनों को जो इनके बीच में जो एक बॉनहॉमी दिखती है वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत पुराने बिछड़े लवर्स थे जो सालों के सदियों के बाद मिल रहे हैं और अब इसलिए जैसे ये अपने आप को कंडक्ट करते हैं वो सीन्स थोड़े मशी जरूर है पर दर्शक इनका काफी आनंद उठाएंगे। जेरल्ड और इवो इन दोनों की जो बॉनहॉमी है वो केवल खून से के रिश्ते से नहीं जुड़ती है। अब क्योंकि दोनों मैथ साइंटिस्ट हैं, अब दोनों इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स है और इंटेलिजेंट इट प्लेस ए पार्ट इन दिस बॉनहॉमी। अब पहली बार जब मुलाकात होती है तो इवो को यकीन नहीं होता है बिकॉज अब तक तो उन्हें लग रहा था कि उनके परिवार में कोई है ही नहीं। फिर केवल ब्लड के आधार पे वो यकीन नहीं करते एंड वो अपने दादा से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसके अंदर एक क्वेश्चन तो कुछ जो कियानो रीव्स की फिल्म थी 90s की स्पीड और उसके अंदर की किस वेलोसिटी पे जो एक्शन सीन थे ट्रेन में उसके बारे में भी पूछते हैं। अब भले इन दादा और पोते को इनकी जो मैं कहूँगा शैतानियां वो देख के दर्शक काफी हंसेंगे लेकिन यू कैन नेवर ट्रस्ट अ रोबोटनिक इवन इफ यू आर वन। और जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है तो ऑब्वियसली ये दादा पोते का रिश्ता भी मैं इसके अंदर आपको कुछ अलग चीजें भी देखने को मिलेगी। मेरे लिए बस सबसे मजेदार इस फिल्म में जिम कैरी है।
कैरेक्टर डिजाइन बहुत ही बेहतरीन है ईवो और जनरल रोबोटनिक के। और फिर बस जो जिम कैरी की हरकतें हैं वही जान डाल देती है इस दोनों किरदार में। और स्टार्ट से एंड तक आप देखें तो मेरे ख्याल से ये फिल्म बिलोंग करती है जिम कैरी को, इसलिए शायद सोनिक 3 के जो क्रेडिट्स है उसमें जो पहला नाम है वो है जिम कैरी का। फिल्म के जो 3 एंटागनिस्ट है, शैडो, ईवो एंड जनरल रोबोटनिक, अब यही मेरे ख्याल से फिल्म को बांध के रखते हैं। फिल्म के जो आखिरी 50 मिनट के पल है वो बिल्कुल बेहतरीन, और खासकर एक हम बैटल ऑफ द हेजॉग्स देखते हैं, सोनिक वर्सेस आपके शैडो। वो बैटल तो कुछ ऐसा है कि पहले पृथ्वी में कुछ 2-3 कॉन्टिनेंट में ये लड़ते हैं, और फिर जो फाइनल एक्शन सीक्वेंसेस है जो भी है वो सब स्पेस में होते हैं। और नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी पर उसके अंदर जो इमोशंस है वो बिल्कुल दर्शकों को बांध के रखते हैं। अब भले ही सोनिक, टेल्स और नकल्स ये जो वॉइस कास्ट है, मैं शायद इनसे इतना प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन जो दृश्य हमने देखे स्पेशल स्क्रीन में कि कैसे फिल्म के खत्म होने पर छोटे छोटे बच्चे नाच रहे थे, तो फिर इसके आगे अब मैं क्या कुछ टिप्पणी करूं। और आई डोंट थिंक 2025 would have started on a better note than an ideal family entertainer। एक भले हॉलीवुड की फिल्म हो, पर ये दृश्य मुझे बताता है कि कैसे सोनिक काफी प्रसिद्ध किरदार है भारत में भी, या कम से कम एटलीस्ट मेट्रोस में। आई एम श्योर कि ना सिर्फ बच्चे बल्कि उनके माँ बाप भी इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूँ सोनिक को 5 में से 3 स्टार्स।